इंडियन एयरफोर्स का जो पेपर्स है उसका जो मॉडल पेपर है हम लोग कर रहे हैं, उसकी सीरीज चल रही है। आज हम लोग अगला पेपर देखते हैं कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। यानी एक इडियम दिया हुआ है या फ्रेज है, फिलहाल इडियम है इसमें, इसका आपको मीनिंग बताना है। और मैंने आपको ये बताया कि कई बार तो दिक्कत होती है कि आप इसके जो सर्कमस्टेंस हैं उसके आधार पे आप जो एनवायरनमेंट है उसके आधार पे आप मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी निकाल पाते हैं। तो कई बार इंटेलिजेंटली अगर आप गेस करें तो गेस एग्जैक्ट मीनिंग हो जाता है, कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता है। आइए इसको देखते हैं कि क्या आप गेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लिखा है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए। चिंतन इज सो इनोसेंट। इनोसेंट माने भोला। चिंतन इज सो इनोसेंट दैट ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। वेयर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव मतलब हार्ट को स्लीव माने बांह, अपने हृदय को बांह में पहनना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। कभी शाब्दिक अर्थ होता नहीं है। तो आइए गेस करते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। वेयर्स मतलब वेयर्स वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव, ये एग्जैक्ट है। इसमें चिंतन के अनुसार इसमें लग गया है ही। तो चिंतन इज सो इनोसेंट दैट ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। क्या मीनिंग हो सकता है? वेयर्स ड्रेस दैट डज नॉट मैच, मतलब उसने एक ऐसा कपड़ा पहन रखा है जो उसको सूट नहीं कर रहा है, उसको मैच नहीं कर रहा है। तो ये तो इसका मीनिंग नहीं कुछ लग रहा है। इडियम का ये मीनिंग नहीं होता है। ये मतलब देखने से ही लग रहा है कि ऐसा मीनिंग नहीं हो सकता इसका। दूसरा लिखा हुआ है एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, अपनी भावनाओं को खुले रूप में वो व्यक्त करता है। तीसरा है वेयर्स कलरफुल ड्रेसेस, तीसरा है वो खूब कलरफुल ड्रेसेस पहनता है। चौथा है एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स विद द शेप ऑफ अ हार्ट प्रिंटेड ऑन हिज स्लीव, मतलब एक ऐसा कपड़ा पहन रखा है जिसके स्लीव पर, बाहीं पर, जिसकी बाह पर उसके हार्ट का एक शेप बना हुआ है, ऐसा कपड़ा पहना है। तो जितने हैं सब बकवास इसमें दिए गए हैं, एक ही है जो मीनिंगफुल है और वो है बी, एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली। यही आपका आंसर भी है। तो सब अगर आप सब पर आप डिस्कस करें तो डिस्कस करने के बाद आप पाएंगे कि यही आंसर है जो कुछ मीनिंगफुल है, बाकी मीनिंगफुल नहीं है। तो आपका आंसर है बी। दूसरा है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे एक वर्ड दिया हुआ है और वो वर्ड है सैनिटाइज। सैनिटाइज, अब सैनिटाइज आजकल बहुत ज़्यादा, इतना पहले तो ये वर्ड इस कोरोना के पहले इस वर्ड को कम लोग जानते थे या यूज़ करते थे, वो जानते थे, लेकिन आज बच्चा बच्चा, अनपढ़, सब्जी वाला, कोई भी हो, वो सब इस वर्ड को जान रहा है। इतना कॉमन हो गया है। अब आप सोचिए कि वर्ड्स कैसे याद होते हैं जब वो यूज़ में आते हैं। आज एक अनपढ़ व्यक्ति भी सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर, सैनिटाइज, इन सारे शब्दों को खूब जान रहा है क्योंकि वो प्रयोग में है। भैया सैनिटाइज कर लेना, भैया सैनिटाइजर है जरा सैनिटाइजर देना, वो हिंदी नहीं बोल पाता, इसकी हिंदी नहीं जान पाता। तो सैनिटाइज माने क्या होता है अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं, इतना कॉमन वर्ड हो गया है आज के समय में, ये पैंडेमिक की वजह से। तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? पहला है प्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब होता है खुश। तो क्या सैनिटाइज माने खुश होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या सैनिटाइज माने डिसइंफेक्ट होता है, यानी कोई इन्फेक्शन हो गया हो या कुछ कीटाणु जीवाणु कुछ रह गए हो, उनको डिसइंफेक्ट कर दो, क्या ये मीनिंग होता है? ठीक है, वेट करिए, देखते हैं। पायस माने होता है पवित्र, तो क्या सैनिटाइज माने पवित्र करना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। और क्रेजी का मतलब होता है, क्रेजी का मतलब आप जानते हैं, क्रेजी इज अ वेरी कॉमन वर्ड। तो इसका मतलब हुआ कि किसी चीज को डिसइंफेक्ट करना, वही होता है सैनिटाइज। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी, डिसइंफेक्ट। अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट चूज डी एज योर आंसर। मतलब इसमें जो दो तीन सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें एक सेंटेंस के किसी भाग में एरर है, आप उस एरर को
ढूंढें, उसका पता लगाएं, इसको कहते हैं स्पॉट करना। तो चलिए पढ़िए, वी हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द मिनिस्टर यस्टरडे। अब जरा इस सेंटेंस को लिखते हैं और फिर समझते हैं इसको। ये चीज समझने के लिए इसलिए है, कई बार जो आप जब कोई अनसॉल्व पेपर घर पे करते हैं, उसमें जो डिस्कशंस होते हैं, उसमें जो आंसर शीट जो की दिया रहता है, जो गाइड से अगर आप मान लीजिए सॉल्व पेपर अनसॉल्व पेपर जो भी आप करते हैं, तो उसमें जो की आंसर की दी रहती है, उसमें पूरे डिस्कशन नहीं हुए रहते हैं। तो इससे ये होता है कि आप जान तो जाते हैं कि इसका बी होगा, सी होगा, डी होगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता है, क्योंकि ये डिस्कशन उस की में नहीं संभव है। इसका मतलब ये हो कि आप उसकी एक्सरसाइज करने से पहले आप ढेर सारा अध्ययन आपको करने की जरूरत पड़ती है। अब देखिए सेंटेंस ये है कि वी हैव रिसीव्ड received a message from the minister yesterday। दो वर्ड इसमें अगर आपने टेंस थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको जरूर दिमाग में ये बात होगी कि दो चीज है। पहले ये पता लगाना है कि ये किस टेंस का है। तो इस टेंस का पता कहां से चलता है मालूम है आपको? टेंस का मतलब होता है, टेंस मतलब फॉर्म, चेंज इन द फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो वर्ब का चेंज होता है विद इट्स हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और इसमें जो चेंज हुआ है वर्ब के बेस फॉर्म में, उन दोनों को मिला करके टेंस का पता आप लगा लेते हैं। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट हुआ है तो यहां पे लिखा है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब ये होता है कि कोई एक्शन हुआ और उसका असर समाप्त हो गया। यहां पे जब भी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में फर्क क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो भी एक्शन होता है उसका असर समाप्त हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो भी एक्शन होता है उसका असर वर्तमान में बना रहता है। यही अंतर है, वरना दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में एक्शन कंप्लीट हो जाता है। भाई मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आप घर से आए और आप चाय पी करके आए, हमने कहा आप चाय पियेंगे, तो आपने कहा नो आई हैव जस्ट टेकन टी। अभी मैंने जस्ट हाफ एन आवर बिफोर आई हैव टेकन टी, आधे घंटे पहले मैंने चाय पिया है। इसका मतलब अब नहीं पीऊंगा, क्यों? क्योंकि जो चाय आपने आधे घंटे पी है उसका असर अभी आपके दिलो दिमाग पे है, इसलिए आप चाय नहीं पिएंगे। मान लीजिए अब दोपहर में लंच आपने किया और 2 घंटे बाद हमने आपसे कहा आइए खाना खाइए, मैं खाना खाने जा रहा हूं, तो आपने कहा नो आई हैव जस्ट टेकन लंच, यू प्लीज गो अहेड, आप खाइए, आई हैव टेकन माई लंच। मतलब आपने खा लिया है और उस खाने का असर अभी बना हुआ है, इसलिए आप उसको, वो प्रेजेंट में, कोई प्रेजेंट में काम परफेक्ट हो गया, यानी असर उसका बाकी है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी एक्शन हो तो जाता है, कंप्लीट भी हो जाता है, लेकिन उसका असर समाप्त हो जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि कल आपने, इस समय में लंच के टाइम है और आपसे पूछूं कि कल आपने शाम को खाना खाया है कि खाया था, तो आप कहेंगे खाया था, खा लिया कल खाना, कल शाम को खाना खाया था, अब तो लंच है, लंच दीजिए मुझे। इसका मतलब जो खाना आपने शाम को खाया रात को, उसका असर समाप्त हो गया। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। सो both the sentences cannot be used, and this clearly indicates the past action which has no bearing in the present. So this word is actually wrong। और आप या तो यहाँ पे दो तरीका है, या तो भाई आप इसे yesterday हटा दें, yesterday हटा नहीं सकते तो आप इसको सिंपली कह दिए we received a message from the minister yesterday, आप इसे have हटा दें, इसे present, इसे past indefinite में कर दें। So this is the difference, और आपका आंसर होगा ए में, यानी आपका have ही गलत है। हमें लगता है कि ये बात आप पूरी तरह से समझ गए कि दोनों में क्या अंतर है। ये बेसिक चीजें आपको बुक के जो गाइड आप देखते हैं की में, तो वहां नहीं समझाया जाता। ये आप खुद से पढ़िए, किताबें पढ़िए, या फिर टीचर से आप समझिए, तभी चीजें समझ में आती हैं। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ही इज राइटिंग नॉवेल्स। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखिए, ही इज राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट। ही इज राइटिंग नॉवेल। अब आप फिर यहाँ पे टेंस की मिस्टेक आ गई है। ही, दो चीजें हैं, एक एक्शन देखिए, एक एक्शन कोई यहां से शुरू होता है, ये, और ये आगे
ये यानी जब कोई एक्शन कंटिन्यूअस का रूल कर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, वही यहां पे है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि एक एक्शन कब शुरू हुआ कुछ इस तरह से होता है, पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कुछ इस तरह से होता है। यानी कोई एक्शन तो शुरू हो जाता है लेकिन कब शुरू हुआ वो आपको नहीं पता है, और कुछ दूर ये चलता रहता है, जिस समय आप देखते हो उस समय वो एक्शन हो रहा है, और कब समाप्त होगा ये नहीं पता चलता। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसमें समझाऊं, ये समझाने वाली बात आ गई यहाँ पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क ये है, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप कोचिंग आ रहे हैं, या आप घर से मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी आप कोचिंग आ रहे हैं, आपने रास्ते में देखा कि एक छोटा सा बच्चा सड़क किनारे बिना कपड़े के रो रहा था, 2 साल का बच्चा था, रो रहा था, लोग जमा थे, आप भी वहां पे रुक गए और वो रोए जा रहा था। आपने पूछा भाई ये क्या बात है, क्यों रो रहा है बच्चा? तो किसी ने कहा पता नहीं, शायद इसको थोड़ी चोट वोट लग गई है और ये इसलिए रो रहा है। इसका माँ बाप कुछ नहीं पता है, पता नहीं कैसे, बस वहां एक बच्चा बैठा हुआ, आपने एक देखा तो तब तक आपका दोस्त आ गया, उसने पूछा क्या हो, तो आपने कहा यार ये बच्चा रो रहा है। तो उसने ये नहीं पूछा कि कब से रो रहा है, और आपका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये बच्चा कब से रो रहा है। फिर थोड़ी देर उसने कहा यार चलो चलते हैं, कोचिंग का टाइम हो रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और दोनों लोग चल दिए। अब वो बच्चा कब तक रोएगा ये भी आपको नहीं पता है। इसका मतलब कोई एक्शन शुरू हुआ कब नहीं पता, और लेकिन जिस समय आप देख रहे हैं उस समय वो एक्शन प्रोग्रेस में है। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है एनी एक्शन विच इज गोइंग ऑन, विच इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस समय आप देख रहे होते हैं उस समय वो एक्शन प्रोग्रेस में होता है, वही कंटिन्यूअस होता है। और कंटिन्यूअस का वो एक्शन समाप्त कब हो जाएगा इसके बारे में आपको कोई पता नहीं, कि आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट वेल। नंबर 2, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इसमें कह रहा है परफेक्ट। ये देखिए, इसमें कुछ यहां से शुरू हुआ, जैसे मान लीजिए ये कोई डेस्टिनेशन पॉइंट है, यहां पे ये 2 o'clock है, ये 2 o'clock है। अब ये 2 o'clock पे शुरू हुआ कोई काम, कोई भी टाइम यहाँ पे, यानी आपको पता है, और यहां आपको पता चल रहा है ये काम, लेकिन उसके बाद कब समाप्त होगा कुछ नहीं पता है, वो आगे बढ़ रहा है जैसे ये बढ़ रहा था। बस दोनों में अंतर यह है कि इसमें टाइम का पता नहीं है, कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा नहीं पता, और यहाँ पे टाइम का पता है लेकिन कब समाप्त होगा नहीं मालूम है। ये बोर्ड आप चाहें तो ये इसको बना सकते हैं अपने कॉपी में, इसको बना करके आप देख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कुछ परफेक्ट हो गया है, कुछ कंटिन्यू है, कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा परफेक्ट हो गया है प्रेजेंट में और इतना कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यू है, कब पूरा होगा नहीं पता, आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में ये इज एम आर प्लस आईएनजी के साथ होता है, ये हैज बीन प्लस आईएनजी के साथ होता है। अब आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ही इज राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट। इसका मतलब ग्रेजुएट हुए उसको पता नहीं 2 साल हुआ, 10 साल हुआ, 20 साल हुआ, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन करने का कोई तो समय है, उसी समय से लेके आज तक वो नॉवेल लिख रहा है, आगे कब तक लिखता रहेगा कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब भी होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, जो इसमें गलत दी हुई है। आपका आंसर है कहां गया, आपका आंसर है इज। एकदम क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट ना, तो ये आपका आंसर है, इसमें इज नहीं होगा, हैज बीन राइटिंग नॉवेल्स होगा। अगला है आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल। आप अगर नरेशन थोड़ा बहुत पढ़े हो, दिमाग में हो, तो आप जान सकते हैं कि आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि क्यों, इसमें बीच में आता है कि क्यों, तो इसमें लिखा व्हाई डिड ही, ये इंटरोगेटिव नहीं होता। इंटरोगेटिव को आप असर्टिव बना देते हैं, तो इसमें व्हाई ही कॉल्ड हो जाएगा, ये आप खुद अच्छे जान रहे हैं। इसलिए यहाँ पे एक इनडायरेक्ट नरेशन में कभी इंट्रोगेटिव नहीं होता, इंट्रोगेटिव डायरेक्ट नरेशन में होगा, उसी को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो फिर उसको इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते, वो असर्टिव में हो जाएगा। और यहाँ इसने व्हाई डिड ही कर दिया है, यानी पहले से क्वेश्चन में भी क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं होता, आपका आंसर होगा डिड हट जाएगा, व्हाई ही कॉल्ड हो जाएगा। अगला है चूज द अल्टरनेटिव व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया।
वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी का मांस खाए उसको नरभक्षी हिंदी में कहते हैं। और ऐसा कोई वर्ड नहीं है। मैन ईटर मतलब आदमी को खाने वाला। मैन ईटर ये पशु हो सकते हैं, कई बार शेर वगैरह भी, हालांकि होते नहीं है ना, कि रेयर ऑफ द रेयर होता है ऐसा, रेयर ऑफ द रेयर मतलब ये रेयरली ऐसा होता है कि कोई शेर या कोई भी इंसान को खा जाए, बहुत कम होता है, वो देख के भाग जाते हैं कुछ ऐसा, तो उसको, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जाए तो उसको मैन ईटर कहते हैं, वो होता है पशु। लेकिन कनाइबल कहते हैं, कैनिबल कहते हैं उस किसी भी व्यक्ति को जो आदमी का मांस खाता है। जैसे आप चीन में जाइए, आप बांग्लादेश में जाइए, आई एम सॉरी ये अगर आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये लोग, और कई ऐसे देश हैं जहाँ पे इंसानों का मांस बड़े चाव से खाया जाता है। वहाँ पे प्रदर्शनी लगती है, टांगों की प्रदर्शनी, ये टांग है, ये हाथ है, जैसे एनिमल्स के अंग लगते हैं, वैसे कई ऐसे देश हैं जहाँ पे खुलेआम ओपनली मार्केट लगती है और आप वहाँ जाके ह्यूमन फ्लैश आप ले सकते हैं। दो कॉल्ड कैनिबल्स। बीस्ट माने होता है जंगली जानवर, और सैवेज माने होता है जो हिंसक हो। तो यहाँ पे आपका जो ह्यूमन फ्लैश को खाने वाला कैनिबल होता है, वही आपका आंसर है, यानी बी। अगला क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको फिल करना है इसमें। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकॉन्साइल्ड। अब ये एक नया वर्ड आ गया आपको, रिकॉन्साइल्ड। रिकॉन्साइल्ड का मतलब होता है, रिकॉन्साइल्ड का मतलब होता है जो किसी भी परिस्थिति में तालमेल बिठा सके। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो विषम परिस्थितियों में तालमेल बिठा लें, कोलैप्स हो जाते हैं, कई सारी समस्याएं उनके सामने आ सकती हैं, ईगो आ जाता है, थोथा घमंड आ जाता है, बेहुदापन आ जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो ऐसा कर लेता है उस बंदे को कहते हैं रिकॉन्साइल्ड। तो रिकॉन्साइल का मतलब यही होता है। आप जरा पढ़िए इसको, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकॉन्साइल्ड। अब इसमें प्रीपोजिशन पूछ रहा है द वे थिंग्स आर, जिस तरह से चीजें बदल रही हैं उस हिसाब से छात्रों को रिकॉन्साइल्ड होना पड़ेगा, उस हिसाब से उनको रिकॉन्साइल्ड होना चाहिए, यानी तालमेल बिठाने वाला होना चाहिए। तो भाई रिकॉन्साइल के साथ प्रीपोजिशन हमेशा टू आता है, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये है आपका आंसर बी, रिकॉन्साइल टू, याद करना पड़ेगा। आप बहुत सारे ऐसे बुक्स में भी है कि देयर आर सो मेनी वर्ड व्हिच आर फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस दैट यू मस्ट हैव टू गो थ्रू देम। आप उनको दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि वर्ड्स फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, उनको आपको देखना पड़ेगा। अगला है country's economic growth was adversely by political instability। country's economic growth, जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक जो वृद्धि है, was adversely, विपरीत ढंग से क्या हो गई, by political instability, राजनैतिक अस्थिरता, उथल पुथल जो होती है उससे वो क्या होती है, कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी देश की, अगर किसी देश में मान लीजिए कि साल में 4 बार चुनाव हो, 3 बार चुनाव, 5 साल में 3 बार चुनाव हो जाए, तो आपको क्या लगता है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो जाएगी? उससे इकोनॉमिक ग्रोथ रिफ्लेक्ट होगी, वो दिखाई देगी, यानी ग्रोथ दिखाई देगी ऐसा। अरे 3 बार चुनाव हो गया यार, तो ग्रोथ दिखाई देगी कि डाउनफॉल होगा? तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट जो है वो, इफेक्ट और अफेक्ट दो वर्ड्स होते हैं। इफेक्ट माने होता है किसी सकारात्मक चीज से प्रभावित होना, और अफेक्ट माने होता है किसी गलत चीज, कोई नकारात्मक चीज हो रही हो उससे प्रभावित करने को कहते हैं अफेक्ट। तो और एक्सपेक्टेड तो यहाँ पे होगा नहीं, तो अफेक्टेड यहाँ पे होगा। द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वाज एडवर्सली अफेक्टेड, बुरी तरह से प्रभावित हो गई, किससे? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। तो आपका आंसर होगा सी। द एजेंडा, अभी तो 8 हुआ है।
तो अभी मैं जा रहा हूँ, अगर जैसे आपका ये खत्म हो जाता है और अगला कराना है हाँ तो आप स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, हम कर लेंगे। अब 2-3 हम करते हैं, मतलब जितना भी करना हो। अभी मैं एक प्रिंट आउट करने जा रहा हूँ, हो सकता है 5 मिनट में 10 मिनट। कोई बात नहीं, कोई ठीक ठीक। इसको आप एडिट कर लेंगे सब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज, कोई एजेंडा है, मीटिंग के लिए कोई एजेंडा है, उसको कुछ किया गया है उसके साथ, नोटिस के साथ उसको क्या किया गया है, नोटिस के साथ उसको फॉरवर्ड किया गया है, नोटिस के साथ उसको सब्सक्राइब किया गया है, नोटिस के साथ उसको इनक्लोज किया गया है, नहीं नथी कर दिया गया है कि यही लगेगा, और नोटिस के साथ उसको क्या किया गया है, डिलीवर किया गया है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इनक्लोज। कोई चीज आपके पास जा रही है, उसके साथ आप साथ में उसको भी नथी कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं। इनक्लोजर लगता है, आप लोग फॉर्म भरते हैं तो इनक्लोजर लगाते हैं ना, उसी तरह इसको भी, नोटिस को भी इनक्लोज कर दिया गया। तो इनक्लोजर आपका आंसर होगा, आंसर होगा सी। He was accused of bringing, ध्यान दीजिए, accused of, हमेशा preposition of आता है accused के साथ। He was accused of bringing money into the country in, अब बताइए, he was accused of bringing money into the country, यानी किसी दूसरे देश से अपने देश वो पैसा ला रहा था। तो इन, अब कैसे ला रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रूल, कुछ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स होते हैं कि वहां से लाइए तो यहाँ एक्सचेंज कराइए पैसा, उसके बाद इंडियन रूपी में कन्वर्ट करा के उसका टैक्स वैक्स दीजिए, पैसा वैसा दीजिए, तब उसके बाद यहाँ ले आइए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो सीधे पैसा ला के कोई जुगाड़ से ला रहा था। तो उसने क्या किया, उसने एंटिसिपेशन का मतलब होता है कि उसने आशा की थी कि हमको नहीं रोका जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, उसको पता था, तो ये वर्ड नहीं होगा। कंपनसेशन, कि चलो ठीक हम ले जा रहे हैं, अथॉरिटीज को कंपनसेशन दे देंगे, बिल्कुल नहीं, कंपनसेशन कैसे दे सकते हो आप। परपिट्रेशन मतलब अत्याचार करोगे आप, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वायलेशन, आपने कानून का उल्लंघन किया है, तो ये आपका वर्ड होगा वायलेशन। तो ना एंटिसिपेशन होगा, ना कंपनसेशन होगा, और होगा वायलेशन। वन ऑफ द प्लेयर्स फॉरगॉट टू, यानी कई सारे खिलाड़ी थे, उनमें से एक खिलाड़ी भूल गया क्या करने के लिए, टर्न अप फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में आना ही भूल गया, वो भूल गया कि मुझे आज प्रैक्टिस में जाना है। दूसरा, रन अवे फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से ही भाग गया। तीसरा, बॉय शूज फॉर द एग्जाम, बाय शूज फॉर द, वो एग्जाम के लिए जूता खरीद लाया। और ब्रिंग हिज बुक्स फॉर द मैच, और उसने वो मैच के लिए अपनी किताबें लेके चलाया। अब बताइए कौन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट इसमें फिलर है। पहला, बिल्कुल सही आपने सोचा, यही होगा आपका आंसर। चूज द अल्टरनेटिव विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मीगर, मीगर का मतलब होता है थोड़ा। अब इसमें मीगर का मतलब होता है थोड़ा, तो उसका उल्टा क्या होगा, न्यूमरस का मतलब होता है ढेर सारा। न्यूमरस हमेशा संख्या होती है, लार्ज हमेशा साइज होती है, प्लेंटीफुल हमेशा क्वांटिटी होती है, और इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी बिग, बिल्डिंग वगैरह जो बहुत विशाल होती है उसको। तो आपका सही आंसर है इसमें प्लेंटीफुल, और बाकी सब इसके सिनोनिम ऑपोजिट्स नहीं है। अब आइए देखिए, इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है। अरेंज द, अरेंजमेंट करना है PQRS में। पहला है, इसको पढ़ना है, एजुकेशन इज, शिक्षा है, तो क्या है भाई, ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एजुकेशन इज ऑफ, पहली बात, इज के बाद ऑफ नहीं आएगा इसे, इसका मतलब कोई पार्ट और है, हमको कहीं और पढ़ना पड़ेगा। एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड, ये कुछ लग रहा है। शिक्षा पहली आवश्यकता है, शिक्षा पहली आवश्यकता है, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट। शिक्षा पहली आवश्यकता है फॉर द डेवलपमेंट, और किसका डेवलपमेंट, ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन अ सिटीजन, नागरिकों की। तो आपका प्रॉपर वो बनेगा QSPR, मतलब बनेगा कि द फर्स्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट
ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ सिटीजन, एजुकेशन इज, वो आपका आंसर होगा सी। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें इमेंसिपेशन, 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 आपका आंसर होगा सी। चेंज द नरेशन, इसमें नरेशन आपको बदलना है। नरेशन है पिंकी से टू गौरव, कोई पिंकी है, दो गौरव है, दो लोग ने कहा विल यू हेल्प मी इन माई, इसको मैंने उस दिन एक किसी उसमें बताया था। ये है पिंकी, ये है पिंकी और ये है गौरव। ये पिंकी है, ये गौरव है। अब जरा सुनिए, इन्होंने कहा, इनसे ध्यान देना, इस चित्र को देखो और ध्यान से समझो क्या है सेंटेंस। पिंकी आस्क्ड विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ। इसने कहा विल यू, इसने कहा विल यू हेल्प मी इन माई, ध्यान देना, इन माई वर्क जस्ट नाउ। तो आप, इसका मतलब यह हुआ कि आप इस बात को सुन रहे थे, तीसरा बंदा यहां पे सुन रहा था और ये अब ये बात बता रहा है इनसे। ये इनसे बता रहा है, क्या बता रहा है कि पिंकी आस्क्ड, ये बता रहा है इससे कि पिंकी आस्क्ड गौरव, पिंकी आस्क्ड गौरव, पिंकी ने गौरव से पूछा। तो इसमें किस में है पिंकी आस्क्ड गौरव, कहीं है? अच्छा, इसमें देखिए, पहली बात तो सी में टोल्ड है तो वो गलत हो गया, आप कैसे निकाल दिया आपने। दूसरे में है पिंकी टोल्ड पिंकी आस्क्ड टू गौरव, आज के साथ टू नहीं लगता इसलिए ये भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। पिंकी क्वेश्चन टू गौरव, ये भी आपका नहीं होगा। तो पिंकी आस्क्ड एक ही में दिख रहा है, पिंकी आस्क्ड गौरव। अब इसके बाद होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में कौन सा, यस नो क्वेश्चन। तो आप इफ या वेदर कंजंक्शन लगाएंगे। ये इनसे बता रहा है कि पिंकी आस्क्ड गौरव इफ ही कुड हेल्प हर, ये बता रहा है इससे कि पिंकी आस्क्ड गौरव इफ ही कुड हेल्प हर, ठीक। पिंकी आस्क्ड गौरव इफ ही कुड हेल्प हर इन हर वर्क जस्ट देन, नाउ का देन हो जाता है, तो आपका आंसर होगा ए। अगला है चेंज द वॉइस। रेन डिसरप्टेड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब इसमें है दो चीजें हैं, रेन और दूसरा है लास्ट डेज प्ले, अंतिम दिन का खेल, और वर्ब है डिसरप्ट। तो अब आप क्या करेंगे, इसको बाहर ले जाएंगे, इसको पहले ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, द लास्ट डे प्लेज बिटवीन इंडिया एंड, क्या है, द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका अब यह वर्ब आ जाएगी, डिसरप्टेड है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, वाज डिसरप्टेड। और ये वाला एजेंट यहां चलाएगा बाई रेन। यही आपका आंसर है, किसमें है, चेक करिए। सॉरी, द लास्ट डेज प्ले ऑफ इंडिया श्रीलंका वॉज डिसरप्टेड बाई रेन, द लास्ट डेज प्ले ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। तो ऑफ इसमें लगा है, इसमें बिटवीन आया है, ये नहीं होगा। दूसरा, इंडिया एंड श्रीलंकास प्ले
ऑफ द लास्ट डे, ये भी नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ जो लिखा है वही आपको करना है। द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वॉज डिसरप्टेड बाय रेन, यही आपका आंसर है। और द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, वर होगा नहीं, सिंगुलर है, तो आपका आंसर होगा सी। अगला है भाई लास्ट है पैसेज, आइए पढ़ते हैं पैसेज को पहले, फिर इसका आंसर देखते हैं। लिखा है दिस इज द थॉर्नी साइड ऑफ द प्रिवेलिंग एग्जामिनेशन सिस्टम। दिस इज द थॉर्नी साइड ऑफ द प्रिवेलिंग। आजकल का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना वो बहुत कटीला है, कांटों से भरा है। एग्जामिनेशन सिस्टम कांटों से भरा है, मतलब एग्जामिनेशन सिस्टम जो हमारा परीक्षा प्रणाली है वो कांटों से भरी है। ऐसा क्यों ये कह रहा है, राइटर का क्या मन में चल रहा है सोचो। कह रहा है दिस इज द थॉर्नी साइड ऑफ द प्रिवेलिंग एग्जामिनेशन सिस्टम। जो आज प्रिवेलिंग एग्जामिनेशन सिस्टम है वो बहुत कांटों से भरा है। क्यों कह रहा है भाई, मोस्ट एग्जामिनर्स हैव परफेक्टेड देयर स्किल इन मेकिंग इट अ वेरिटेबल नाइटमेयर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। कह रहा है ज्यादातर जो एग्जामिनर्स हैं उन्होंने अपने आप को मास्टर कर रखा है। किस चीज में, उन्होंने अपने अंदर एक गुण पैदा कर लिया है, किस चीज में, इन मेकिंग इट अ वेरिटेबल नाइटमेयर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। कि मतलब बस वो छात्रों को रात दिन में तारे दिखा देंगे, क्वेश्चन पूछ पूछ के तारे दिखा देंगे, क्वेश्चन कहां से कहां ला ला के कठिन से कठिन सवाल पूछना है, ऐसा कुछ एग्जामिनर ने सोच रखा है ज्यादातर ऐसा। इसका मतलब है कि जो ये सवाल उठा रहा है कि जो एग्जामिनर सवाल पूछते हैं उसका तरीका इस राइटर को पसंद नहीं आ रहा है। अब आगे रीजन दे रहा होगा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्वाइट अनविटिंगली वी हैव इंक्रीज्ड द एनरोलमेंट इन स्कूल अलार्मिंगली। अब हो क्या रहा है जरा देखिए। कह रहा है क्वाइट अनविटिंगली, बिना दिमाग इस्तेमाल किए, बिना बुद्धि का प्रयोग किए, हम लोगों ने स्कूलों में जो बच्चों की संख्या है उसको बहुत ज्यादा कर लिया, यानी टीचर स्टूडेंट रेशियो की ऐसी की तैसी हो गई है। मतलब समझ रहे हो ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी नाम आपने जरूर सुना होगा। यूजीसी ने मानक निर्धारित कर रखा है, स्टैंडर्ड निर्धारित कर रखा है कि एक टीचर पर मात्र 15 स्टूडेंट होंगे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, हर पूरे हायर एजुकेशन में, यानी 15 स्टूडेंट 1 टीचर। क्या सच में इस मानक को, इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में? नहीं किया जाता है। और मतलब ये हुआ कि उस समय क्या होता है कि टीचर और 15 स्टूडेंट अगर रहते हैं और एक टीचर रहता है तो उसमें जो टीचर का कनेक्शन स्टूडेंट के साथ बनता है वो शानदार बनता है, और जो इधर से देता है वो उधर रिसीव होता है। लेकिन ऐसा भारत में है नहीं भाई, किसी भी कॉलेज में नहीं है। और जरा कोचिंग वगैरह में हम लोग तो भाई आई एम सॉरी, कोचिंग में भी हम लोगों ने पढ़ाया है, मैं अपने को भी दोष दे रहा हूँ। पता चला कि एक एक क्लास में 800-800 बच्चे, हजार बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा पंडाल लगा हुआ है, 15 बच्चों को पढ़ाने का मानक, और 500 से लेके 1000 बच्चे अगर एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्या सच में कुछ डिलीवर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी पर ये सवाल उठा रहा है एग्जामिनर, ये मतलब राइटर कह रहा है कि हमने संख्या तो बढ़ा ली है स्कूलों में बच्चों की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नाइदर द रिक्विजिट एप्टीट्यूड टू लर्न नॉर एनी क्लियर कट गोल इन लाइफ। ज्यादातर बच्चों को लिखने का शऊर भी नहीं है, वो लिखना तक नहीं जानते हैं, पढ़ना तक स्कूल में नहीं जानते हैं सही से। मैं क्या बताऊं, इंग्लिश ग्रेजुएशन इंग्लिश में कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ तक नहीं पाते हैं। हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी का सही से उच्चारण तक नहीं कर पाते हैं, स्पेलिंग तक नहीं लिख पाते हैं, और वो उनको डिग्री मिल रही है और उनका जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं। वो ये ज्यादातर लोग कहते भाई क्या कर रहे हो, कुछ नहीं बस ऐसे ये एमए कर रहे हैं आजकल। क्या करोगे आगे, देखते हैं, पहले एमए कर लें तो बताएंगे। अब एमए करेंगे तो बताएंगे, एज निकल जाती है। तो एमए करने के बाद जब आप कंपटीशन तैयारी करते हैं तो क्या मिलने वाला है बताने की जरूरत नहीं। यानी इसको बहुत टेंशन हो रही है इस राइटर को। कह रहा है कि भाई संख्या बढ़ गई है, लिखने पढ़ने का शऊर नहीं है इन बच्चों को, और तो और उनका जिंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं है। फिर क्या दिक्कत है, द डेस्टिनी ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी डिसाइडेड इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ रिटन नेचर टू टेस्ट बुकिश रॉट मेमोरी। अब देखो हाई स्कूल इंटर में कैसे पढ़ाई होती है, आप
को बताने की जरूरत नहीं, कैसे एग्जाम होता है बताने की जरूरत नहीं है, कैसे कूद कूद के एग्जाम दिलवाते हैं, कैसे नकल मारते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इनका भाग्य क्या होगा? मान लीजिए ये नकल वाला छोड़ दिया जाए तो कुछ और विद्यालय जहां थोड़ा कहते हैं तथाकथित पढ़ाई होती है, उस तथाकथित पढ़ाई में क्या होता है कि भाई टीचर गधे की तरह रटवाता है, रट लो रट लो रट लो, रॉट मेमोरी, रॉट मतलब बकवास चीजें जो होती हैं उसी की उसकी मेमोरी, और जो बुकिश नॉलेज है वही उसको दे दिया जाता है, कहता बस इसी यही एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए बहुत टेंशन में है राइटर, कह रहा है कि ऐसे नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है एग्जाम, ना इस तरह एग्जाम होता है, ना इस तरह पढ़ाई होती है। कुछ और बता रहा है वो, ऑल लाउडेबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ kindling originality and problem solving ability are trumpeted only in educational seminars and workshops। अब देखिए ये चाह रहा है क्या होना चाहिए, कह रहा है भाई होना तो ये चाहिए एजुकेशन में कि ओरिजिनलिटी आए, व्यक्ति के भीतर जो उसका एक्चुअल चीज है, उसकी एक्चुअल क्षमता किस चीज की है वो निकल के बाहर आए। अगर वो आर्ट्स में जा सकता है, म्यूजिक में जा सकता है, वो लिटरेचर में जा सकता है, वो राइटर बन सकता है, वो स्पोर्ट्समैन बन सकता है, वो क्या बन सकता है, उसका निखर के बाहर आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो दबा रहता है, उसको रटाया जाता है, रटा करके उसको एग्जाम पास करा दिया जाता है। तो कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन एक बात है, इसके नाम पर सेमिनार खूब होते हैं। अब जब सेमिनार होंगे तो वहां बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली धरातल पर इसको लागू नहीं किया जाता है। इसलिए भाई ये कहने की बात है, ये दूर के बस जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कमरे में बैठ के 10 लोग सेमिनार कर लिए लेकिन एप्लीकेशन नहीं हुआ तो बेकार है। तो ये सब चीजें जानते सब हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। सेमिनार वगैरह में इस पे बातें होती हैं लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं होता है। और अल्टीमेटली तो परिणाम क्या होता है, अल्टीमेटली ऑल दीज आर गॉन विद द विंड। जैसे हवा का झोंका आया और ले उड़ा, वैसे इनका ये सेमिनार में जो कुछ बकबक किए वो बकबक ही रह जाता है, किसी काम का स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कहीं ये लागू नहीं होता है। तो क्या लागू नहीं होता है कि पर्सनालिटी का सही विकास, द रियल डेवलप, द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, कि बच्चे में सही में क्या चीज है, उसके अंदर कौन सा ऐसा गुण भरा हुआ है। जैसे अब कई बार ऐसे वीडियोस आप लोग देखते होंगे, उसमें आ जाता है कि बच्चा बिना कोई, हाई स्कूल का बच्चा उसने बुलडोजर बना लिया, वो जो जेसीबी बना लिया बैठे बैठे। अब बताइए उसका मतलब है कि आप उसको इंजीनियरिंग में उसका निखार करके उसको आगे बढ़ाइए। कोई चित्र बढ़िया बना लिया तो आप उसको आर्टिस्ट बनाइए। लेकिन ना, माई बाप ने कह दिया, अम्मा बाबू ने कह दिया आईएएस बनना है, तो लड़का साइंस पढ़ना चाहे तो कहते नहीं आईएएस बनना। कोई कह रहा है नहीं मैं आईएएस बनूं, कह नहीं तुम डॉक्टर बनो। कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूं, कह नहीं तुम डॉक्टर बनो। कोई कह रहा है नहीं तुम मास्टर बनोगे, तो कह नहीं तुम इंजीनियर बनो। मतलब ये चीजें, इससे ये बहुत परेशान है, ये बहुत दुखी है राइटर। नो वंडर एग्जामिनेशन हैंग्स लाइक अ डॉमिटल्स स्वॉर्ड। बिल्कुल तलवार लटक रही होती है कि भैया अब एग्जाम आने वाला, हमारा कोनो तैयारी नहीं है, हम कुछ तैयारी नहीं कर पाए, बस एग्जाम आने वाला, हमारा रटा नहीं है, हम रट नहीं पाए हैं। वो परेशान रहता है, बस एक नाइटमेयर बन के रह गया है, दुःस्वप्न बन के रह गया है परीक्षा और एग्जाम और ये पढ़ाई लिखाई, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है। कंपेयर दिस विद रिलेटेड डिसिप्लिन सच एज म्यूजिक एंड डांस। अब जरा इसको डांस और म्यूजिक से कंपेयर कर लीजिए। मतलब कोई अगर संगीत में शिक्षा लेना चाहता है या डांस में शिक्षा लेना चाहता है, तो डांस में तो भाई आपको लेग्स हिलाने पड़ेंगे, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। म्यूजिक में आप अगर वाद्य यंत्र पे साध रहे हैं तो आपको बजाना पड़ेगा, आपको गाना पड़ेगा, रिहर्सल करना पड़ेगा, भयंकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप करते हैं तो आप फिर किताबी नहीं रह जाते, आपका अपना निजी निकलने लगता है। Compare this with the related disciplines such as music and dance. None would venture to seek entry into such centers of excellence unless one has proven aptitude to profit from training. अगर ट्रेनिंग से उसको फायदा नहीं हो रहा है तो फिर कोई इसमें घुसने की हिम्मत नहीं करेगा, जैसे हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन में होता है। मतलब अगर आर्ट्स और म्यूजिक में आप संगीत शिक्षा ले रहे हैं और उसमें आप प्रोग्रेस ना करेंगे, ठीक है आप पढ़ाइए, मैं डांस नहीं करूंगा, आप पढ़ा दीजिए, तो ऐसा एकेडमिक में हो सकता है लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। अगर आप डांस करें तो आपको पैर हिलाना पड़ेगा,
Here, the students have excellent rapport with their teachers who evaluate their performance on a day-to-day basis and provide constant feedback. इस क्षेत्र में संगीत और इसमें क्या होता है कि टीचर देखता रहता है, ओए तुमने आज ये किया, तुमने आज ये नहीं किया, ये वाला तुम्हारा गड़बड़ है, वो वाला तुम्हारा गड़बड़, इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो, ऐसे ऐसे करो, नहीं तो जब कल मत आना। इस तरह की डांट पड़ती है वहां पे, और लड़का खूब पूरी डिसिप्लिन के साथ वहां काम करता है। क्या बाकी शिक्षा में भी ऐसे ही होता है? कतई नहीं होता है। कॉपी नहीं चेक होती, टीचर आया लेक्चर मार के चला गया, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हम लोग गांव की भाषा में आगे आंधर बात बरे पीछे पड़वा चबाए जाए। हम लोग प्रतापगढ़ हम का घर है तो वहां पे ये लोकल कहावत कि अंधा जो है वो रस्सी पीछे बनाया जा रहा है ऐसे ऐसे, अब भैंस का पड़वा के सब खाया जा रहा है। न इनको पता न उनको पता, ये का बना रहे वो का सुन रहे हो, कुछ नहीं। तो एजुकेशन तो घटिया हो गई है ना, जैसे रोगी भाव है वैसे वैद्य बतावे। मतलब जो तुम्हें अच्छा लगेगा वही हमको पढ़ा देना है, बस तुम खुश हो जाओ बस। एजुकेशन खुश करने की चीज नहीं, एजुकेशन काटने की चीज है। इसमें डिसिप्लिन लानी पड़ती है। इसमें याद करिए पिछले में पापा और पापा बाबा हो तो पूछिए कैसे पढ़ाई होती थी। उसी प्राइमरी से क्या बनते थे। आज कॉन्वेंट से भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, यहां से भी कुछ नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि सब बस छूना मत, मन पढ़ना नहीं चाहता, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। मोबाइल है, गेम है, ये है वो है, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, खा के पड़े हुए हैं, कोई लाइफ में कोई गोल नहीं है। बताया तो बता तो रहा है क्या क्या चीजें हैं उसकी समस्याएं। कैसे पढ़ाई होगी, कैसे तरक्की करेगा आगे? इसलिए तुम लोग आर्मी में जा रहे हो, आर्मी में फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और पढ़ाई लिखाई जारी रखो। Here the students have excellent rapport with the teachers. टीचर के साथ जबरदस्त तालमेल होता है यहाँ पे डांस और म्यूजिक में, इसलिए वो पूछता रहता है, वो आगे बढ़ जाता है। As they realize their progress by consistent reinforcement, they welcome and enjoy examination in class. अच्छा, जब जान रहा है बच्चा डांस और म्यूजिक में एक एक चीज करके देखा है तो पूछो ना, जहां से पूछना है, जो पूछना है आप पूछिए, वो सब बता देता है। क्योंकि पढ़ा किया है, एक एक स्टेप को उसने किया है, वो एक एक चीज को करके उसने जिया है उस पल को, इसलिए कुछ भी पूछो बता देगा। लेकिन बाकी एग्जाम बाकी चीजों में रट्टा मारो, मेमोरी में दे दिया बस यही रट लो, रटने की बात समझ में नहीं आता है। तो प्रॉब्लम तो है एजुकेशन में भाई। Under the watchful guidance of committed teachers, students grow and blossom out as well-trained artists. और जब बेहतरीन मार्गदर्शन, गुरु का सही सानिध्य मिलता है, गुरु का सही मार्गदर्शन मिलता है, तो बच्चा बेहतरीन फ्लावरिंग उसकी होती है, वो खिलता है, वो खिल करके फूल बनता है और अपनी खुशबू बिखेरता है चारों ओर। This is possible and feasible. और ये संभव भी है, कह रहा है ये संभव है, because the teacher pupil ratio is ideal and the attitude of the learner is based on devotion and dedication. देखिए भाई, पहली बात तो टीचर स्टूडेंट का रेशियो सही हो, यानी अनुपात सही हो, कम संख्या कम बच्चे एक टीचर पे। और दूसरी चीज, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन हो और डेडिकेशन हो, डिवोशन हो, रेस्पेक्ट हो टीचर की। लेकिन आज ऐसा नहीं है, इधर सुनते उधर गरियाना चालू। और बे आज टीचरवा क्या पढ़ाएगा बे, आज टीचरवा क्या पढ़ाएगा बे, तमीज भी नहीं है वो टीचर के बारे में क्या कह रहा है। फेसबुक पे आप जाइए सीधे गाली दे देते हैं। तो ये तो है, तो टीचर भी ऐसे ही है, जैसे जैसे गुरु वैसे चेला। अंधा गुरु बहिर सब चेला। अंधा गुरु है यानी वो देख भी नहीं रहा है कि हमारा बच्चा क्या तरक्की कर रहा है, और जो टीचर पढ़ा रहा है वो बहरा सुन भी नहीं रहा है। तो आंधर गुरु बहिर सब चेला, न वो देख रहा है बच्चों के परफॉर्मेंस को और न बच्चा टीचर को ध्यान से सुन पा रहा है, तो वो बहरा है और ये अंधा है। तो ऐसे अंधे बहरे के साथ मिलकर के कौन सी एजुकेशन होगी, कल्पना की जा सकती है, और कुछ नहीं किया जा सकता है। ये बहुत शानदार पैसेज था, आप लोग इसको इस आंसर को करिए, मजा लीजिए। पहला क्वेश्चन है, बहुत मैंने पूरे से समझा दिया है, आपका क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए, ध्यान से देखिए इसको। Where the writer is dissatisfied with the examiners because they test students. कह रहा है कि वो एग्जामिनर से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वे बच्चों का क्या टेस्ट करते हैं। नंबर 1 मेमोरी, नंबर 2 ओरिजिनलिटी। तो क्या टीचर ओरिजिनलिटी चेक करते हैं? बिल्कुल नहीं चेक करते। फिर क्या चेक करते हैं? एप्टीट्यूड नहीं चेक करते। क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं। फिर क्या? मेमोरी, मैंने जो दिया था रट्टा मारे, यस सर, तो बता दो यस सर, ओके जाओ।
ये रट्टा मरवाते हैं। The writer's intention to compare the topic of discussion with that of dance and music too. राइटर का जो इरादा है कंपेयर करने का, किससे? डांस और म्यूजिक वाली क्लास को और बाकी एजुकेशन को। वो कैसा है? शो हाउ स्टूडेंट्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक एंजॉय नॉट ओनली लर्निंग बट ऑल्सो एग्जामिनेशन। यहाँ जो लड़का होता है, जो बाकी एग्जाम के लड़का होता है, एग्जाम के नाम पे उसकी फटी पड़ी रहती है, सुना तो उसको जो है सब हो जाता है, उसका पेट ढीला हो जाता है, उसको लैट्रिन होने लगती है एग्जाम के नाम पे। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है। तो पढ़ा क्यों नहीं है? क्योंकि उसको समझाया नहीं गया है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ टीचर का ही दोष है, स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा दोष है, पूरे सिस्टम का दोष है। बात तो हुई टीचर स्टूडेंट रेशियो नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, डिवोशन नहीं है, रिस्पेक्ट टीचर के प्रति नहीं है, टीचर भी आ रहा है, व्यवसाय हो गया है, बहुत सारी बातें हैं। तो डरेगा लड़का, जाहिर सी बात है डरेगा। लेकिन डांस और म्यूजिक वाले में ऐसा नहीं होता, क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में भाई एक एक शॉट पता है कि अगर बैकलिफ्ट, अगर ये पता है कि स्ट्रेट ड्राइव करना है तो बैकलिफ्ट कितनी होगी उसको पता है, और डिफेंड करना है तो कितनी बैकलिफ्ट होगी उसको पता है। उसमें याद करने की जरूरत नहीं, वो क्योंकि वो जान रहा है कितनी बैकलिफ्ट जाएगी, वो जान रहा है कि अगला पैर कहाँ निकाल के कहाँ पे बॉल को हैंडल करना है, उसको पता है। उसको पता है कि अगर पुल शॉट खेलना है तो गेंद कहाँ पे पिच होगी और कहाँ से उसको मारेगा। अब तुम भैया पूछ लो उसके बारे में, उससे पुल शॉट के बारे में पूछ लो, उससे हुक शॉट के बारे में पूछ लो, हुक और पुल में अंतर कितना है वो ये भी बता देगा। तो वो सारी चीजें क्योंकि देख रहा है कि गेंद को ऑन ड्राइव कैसे कर रहा है, स्ट्रेट ड्राइव कैसे कर रहा है, लॉफ्ट कैसे कर रहा है, ऑन ड्राइव कैसे कर रहा है ना, वो पुल कैसे कर रहा है, वो हुक कैसे कर रहा है, ये सब चीजें वो जान रहा है, खेल रहा है, इसलिए वो एग्जाम से नहीं डरेगा। पूछ लो जो पूछना है। लेकिन हाई स्कूल, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन और कंपटीशन में क्यों फटी पड़ी रहती है? इसलिए क्योंकि ये पढ़ाने का सिस्टम उसने बताया गड़बड़ है, इसलिए ऐसा है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? आइए आंसर पे बात करते हैं। ये बहुत टाइम लग गया इसमें, इस क्वेश्चन में ज़्यादा समझाने में। तो इसमें आपका आंसर होगा शो कंपेयर कर रहा है, उसमें स्टूडेंट की डांस और म्यूजिक वाले के एंजॉय करता है, उसको ये चेक कर रहा है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन शुड बी, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो पहला है टू टीच डांस और म्यूजिक एंड ड्रामा स्टूडेंट स्कूल एंड कॉलेज। स्कूल कॉलेज में सिर्फ ड्रामा, अगर इसी में डिसिप्लिन है तो क्या डांस और ड्रामा ही सिखाने लगे? ऐसा नहीं। टू रिड्यूस टीचर पीपल रेशियो, क्या टीचर पीपल रेशियो को कम किया जाए। फिर नॉट टू टेस्ट बुकिश रॉट मेमोरी, क्या उसकी किताबी और जो रॉट मेमोरी है उसको चेक ना किया जाए। टू एनकरेज ओरिजिनलिटी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्या उसको ये इनकरेज किया जाए कि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको ओरिजिनलिटी के साथ उसको डील करो और उससे निकल जाओ, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे लाइफ हो। यही आपका आंसर भी है। अल्टीमेटली ऑल दीज आर गॉन विद द विंड। द अबव सेंटेंस शोज दैट, ये सारी चीजें हवा हो गए देखते देखते, वो गाना सुना था ना आपने, क्या से क्या हो गया देखते देखते, हवा हो गए देखते देखते, ये सारी चीजें हवा हो जाती हैं देखते देखते। इसका मतलब क्या हुआ? एंजॉयज द प्रिवेलिंग सिचुएशन, वो एंजॉय कर रहा है, बिल्कुल बहुत दुखी है, एंजॉय कहाँ कर रहा है। रिग्रेट्स आर इग्नोरिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, बहुत दुखी है कि एजुकेशन का जो सही लक्ष्य है, सही मकसद है, वो हम भूल गए हैं। यही सही आंसर भी है आपका। पढ़ने के लिए भले पढ़ लीजिए। इज क्वाइट सेटिस्फाइड, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। मेक्स फन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वो लड़कों का और टीचरों का मजाक बना रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है राइटर का मजाक बनाने का, वो बस डिससेटिस्फाइड है कि भैया सही से एजुकेशन नहीं हो रही है। तो ये आपका पेपर हुआ कंप्लीट, और इसके बाद फिर हम लोग इसको यहीं पे विदा लेते हैं और फिर अगला मॉडल पेपर के साथ हाजिर होंगे।